हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। एक स्टेज जहां आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपने स्टडी को आसान बना पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है दो चरों के रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ। आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में इसे शामिल किया गया है और हम आज इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इस क्लास को कंप्लीट अच्छे से सुना, तो आपके लिए ये टॉपिक बेहद आसान और सरल हो जाएगा और आप इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बेहद ही सरल तरीके से कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है दो चरों के रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ, यानी कि एक्सरसाइज 4.1। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को, यानी कि टॉपिक दो चरों के रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ, 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.1। आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है, देखिए कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तुलना करके इन रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी कि ये युग्म आपको जोड़े दिए गए हैं, ये फर्स्ट समीकरण के जोड़े हो गए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कि इनके जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत, ये हमें इसमें बताना है। देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, जब किसी समीकरण में चर की घात, चर यानी x, y, z जो भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल, इसे वेरिएबल का कहा जाता है, यानी कि चर। जब किसी समीकरण में चर राशि यानी कि x, y, z जो भी हो वहाँ पे, उसकी घात एक हो, उसकी घात अगर एक होती है किसी समीकरण में, तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास x + 2 = 0 है, तो यह एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया? या मान लीजिए आपके पास हो y + 3 = 0, तो यह भी एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि ये जो अंक होते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं और ये जो x और y होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। ठीक है, तो अगर चर की घात सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा अगर इसकी घात नहीं है, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आपका टॉपिक क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो चर, यानी कि यहाँ पे चर कितने होंगे? दो। और आपके इस चैप्टर में जो चर यूज किए गए हैं वो x और y लिए गए हैं। यानी कि अगर कोई समीकरण इस तरह से हो x + y + 10 = 0, तो यहाँ पे देखिए दो चर हो गए, एक हो गया x और एक हो गया y। इसका मतलब क्या हो गया? दो चर। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी इसकी जो घात है वो एक है और यहाँ पे भी इसकी घात एक है। इसका मतलब कि जब चर की घात सिर्फ एक ही होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, और यहाँ पे चरों की संख्या दो है, इसलिए इसे कहा जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गया कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि जब किसी समीकरण में दो चर हों तो उसे दो चर वाला समीकरण कहा जाएगा। यदि उनकी घात सिर्फ एक ही है
उनकी घात अगर सिर्फ एक ही है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाएगा। यदि इनकी घात देखिए ऐसी होती तो इसे कहा जाता दो चरों वाले द्विघातीय समीकरण। ठीक है, एक घात वाले को रैखिक कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे कि यदि कोई समीकरण इस रूप में आपके पास दी गई है, दो चरों वाली समीकरण कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, यदि आपके पास कोई समीकरण दी गई है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये कैसी समीकरण होगी? फर्स्ट तो देखिए कि दो चर हैं यहाँ पे, तो यह द्विचर वाली यानी कि दो चरों वाली समीकरण हो गई। अगली स्टेप कि यहाँ पे देखिए घात एक है और यहाँ पे भी घात एक है, इसका मतलब कि ये एक रैखिक समीकरण हुआ। समझ गए? तो अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो समीकरणों के युग्म दिए गए हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए एक समीकरण ये हो गया और दूसरा जो समीकरण है उसे हम मान लेते हैं, इसे a1 नाम दे दिया, इसे b1 दे दिया और इसे c1 दे दिया। क्योंकि हम दो समीकरणें पढ़ रहे हैं इसलिए इसे a2 नाम दे दिया x प्लस इसे b2 कहा क्योंकि सेकंड यानी कि दूसरी समीकरण है, और इसे y और प्लस इसे c2 बराबर 0। तो ये जो दोनों समीकरणें हैं वो दो चरों वाली रैखिक समीकरणें होंगी। और हमें जो यहाँ पे समीकरणें दी गई हैं वो सेम ऐसे की ऐसे समीकरणें दी गई हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जो इनके ये गुणांक होते हैं, ये जो गुणांक होते हैं इनमें आपस में एक संबंध होता है। अब देखिए कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ये कैसे पता करेंगे या ये कैसे आप बताएंगे? तो देखिए संगत और असंगत के लिए ये कंडीशंस होती हैं कि यदि जो उनके अनुपात हैं यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि आप इन्हें चेक करें और यदि a1 a2 बराबर आता है b1 b2 के, बराबर आता है c1 c2 के, तो इस कंडीशन में वो संगत कहलाएगा। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि ऐसा हो कि दोनों समीकरणों में a1/a2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तो इस कंडीशन में भी वो जो युग्म होंगे वो संगत कहलाते हैं। समझ में आ गया? इस कंडीशन में भी वो युग्म संगत कहलाते हैं। और एक थर्ड देख लीजिए कि यदि a1/a2 बराबर है और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ रहे हैं कि यदि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर आ गए लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में वो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। समझ गए होंगे आप कि आपके पास दो कंडीशन है कि यदि तीनों बराबर आते हैं तो संगत है, तीनों बराबर नहीं आते हैं तो भी संगत है। लेकिन यदि उसमें a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है और b1 b2 और c1 c2 अगर बराबर नहीं आता है तो वो असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक है। संगत के लिए देखिए आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ ये ही पार्ट नॉट इक्वल आए, अगर ये दोनों आप चेक करते हैं और यदि देखिए मैं इसे कोष्टक में रख देता हूं कि यदि आपने चेक किया और ये दोनों नॉट इक्वल आ गए
और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया, तो आपको चेंज नहीं होना है, यानी कि आपको सिर्फ इतना देख के ही आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसके जो युग्म हैं वो संगत होंगे। ठीक है, मोटे तौर पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि तीनों बराबर होंगे तो संगत, तीनों बराबर नहीं होंगे तो संगत, और अगर उसमें ये लास्ट वाला अगर संगत बराबर नहीं है तो वो असंगत कहलाएगा। अब देखिए इन तीनों कंडीशन से हम इन सभी सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए हम समझ चुके हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है, अनुपात जो दिए गए हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो क्या होते हैं, और संगत या असंगत हम किस कंडीशन में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, समीकरण दिया गया है आपको 2x माइनस 3y बराबर 8, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो समीकरण आपको दी गई है उसे इसी रूप में लिख लेंगे, यानी कि सभी का पक्षांतरण इधर कर लेंगे और इधर बराबर 0 करेंगे। समझ में आ गया कि हम इस समीकरण को इस रूप में बदल लेंगे। तो देखिए क्या होगा कि 2x माइनस 3y, और देखिए जब 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -8 और बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण होगा वो भी देखिए ऐसे ही 4x माइनस 6y, और इस 9 को जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो -9 और बराबर 0। इतना काम आपको करना होगा। और अब आप उसके जो a b c के मान हैं उन्हें अनुपात को देखिए कि क्या वो आपस में बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किस कंडीशन में है। a1 का मतलब यहाँ पे कितना है 2, और a2 का मतलब यहाँ कितना है 4। यहाँ पे b1 का मतलब यहाँ पे क्या है -3 है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे -3, और यहाँ पे b1 कितना है -6, और उसके बाद देखिए c1 कितना है -8, और c2 कितना है -9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि अब अगर हम इसे 2 से काटें तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 1/2। यहाँ से देखिए जो माइनस है वो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों राशियाँ प्लस की हो जाएंगी। 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार और इसमें 3 का भाग जाएगा 2 बार, और ये आपस में कट नहीं रहे। इसका मतलब कि हमारे पास क्या आ गया 1/2, इसे यहाँ लिख लेते हैं 1/2 बराबर 1/2, और नॉट इक्वल टू माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 8/9। अब देखेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन बन गई। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन आपकी वहाँ कौन सी बन रही है, ये कंडीशन आपकी वहाँ पे कौन सी दी गई है। देखिए जो थर्ड नंबर है इसे हम फर्स्ट लिख दें, इसे हम सेकंड लिख दें, और इसे हम अगर थर्ड लिखें तो ये जो कंडीशन बनी है वो आपकी थर्ड कंडीशन बनी है। ठीक है, तो ये जो समीकरणों का युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत। इतना ही आपसे इसमें पूछा गया है। समझ में आ गया कि आपको उन समीकरणों को इस रूप में बदल लेना है। उसके बाद ए बी और सी के अनुपातों को देखना है कि उनमें कौन कौन से अनुपात बराबर हैं। जब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 बना, तो इसका मतलब कि जो ये कंडीशन होती है वो असंगत वाली कंडीशन होती है। तो हम इसे लिखेंगे कि ये जो समीकरणों का युग्म है वो असंगत है। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि 2 के बराबर है। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 6x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि तो पहले तो इसका पक्षांतरण करके इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 3x माइनस वाई, और जब 2 इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि -2 बराबर 0। ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि 6x माइनस 2y, और जब 4 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है 3 है, और A2 का मान कितना है 6। उसके बाद B1 का मान कितना है, B1 का मान देखिए यहाँ पे माइनस और 1 हर किसी से गुणा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो इसका मतलब भी वही होगा। तो इसका मतलब कि जो B1 का मान है वो कितना आएगा -1। ठीक है, अगर प्लस होता तो 1 आता, और माइनस है तो -1, तो ये हो गया -1 बटे B2 का मान कितना है -2, ये आ गया -2 के। ठीक है, अब देखिए C1 कितना है यहाँ पे -2, और C2 कितना है यहाँ पे -4। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कट रहा है एक बार, और ये 6 कट रहा है 2 बार, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए और सरल होगा, ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास क्या बना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, जो कि किसके बराबर है A1 बटे A2 के बराबर है B1 बटे B2 के, और बराबर है C1 बटे C2 के। इस कंडीशन के बराबर अगर ये आता है तो मैंने आपको बताया था सेकंड में, फर्स्ट में ही, कि अगर ये तीनों के जो मान अगर बराबर आते हैं, तीनों के अनुपात अगर बराबर आते हैं, तो वो समीकरणें क्या होंगी, संगत होंगी। तो इसका मतलब कि जो ये समीकरणों का जो युग्म है वो संगत कहलाएगा, यानी कि वो संगत है। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कौन से समीकरण दिए गए हैं कि 2x माइनस 2y बराबर 2, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो है 4x माइनस 4y बराबर 5। यही समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करके इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 2y, और 2 इधर आएगा तो -2 और बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, 4x माइनस 4y, और 5 इधर आएगा तो -5 और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो राशि होती है ये क्या होता है, A1 होता है, ये क्या होता है B1 होता है, और ये क्या होता है C1 होता है। यहाँ पे ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है। ठीक है, अब हम इनका अनुपातों को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है 2 बटे A1 का मान कितना है 4। दूसरा देखिए B1 का मान -2 है, और B2 का मान -4 है। ठीक है, उसके बाद C1 का मान -2 है,
और C2 का मान -5 है, -5 है। अब आप देखेंगे कि देखिए इस माइनस से तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस हैं, इसका मतलब ये राशियाँ प्लस हो जाएंगी। यहाँ से देखिए आप इसे और सरल करके लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1, 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 बार कटेगा, यानी कि 1/2 आ गया। इसे भी देखिए 2 1 कम 2 और इसे लिखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ये सरल नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया यहाँ से 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 2/5, यानी कि 2/5। अब ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखिए ये कर रहा है आपकी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि जो आपकी कंडीशन जो थर्ड है उसी को फॉलो कर रहा है कि ये जो समीकरणों का युग्म होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। वो क्या होगा, असंगत है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे ढंग से आपको। चौथा क्वेश्चन भी देखिए आप आसानी से इसे कर सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे A, B और C है, तो उनकी जब तुलना करके देखेंगे, यानी कि उनके अनुपात देखेंगे, तो देखेंगे कि कौन कौन से बराबर हैं और कौन कौन से नहीं है। तो देखिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे समीकरण है, पहले तो उन्हें उसी मानक रूप में लिख लेंगे, यानी कि 4/3x प्लस 2y, इसे देखिए पक्षांतरित करेंगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस 3y और इसे जब पक्षांतरित करेंगे तो -12 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब हम इसमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को चेक कर लेंगे। देखिए ये तो होगा आपका A1 होगा, ये B1 होगा और ये C1 होगा, ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा। तो अब हम देखिए चेक कर लेते हैं कि A1 का मान कितना है, 4/3। A का मान कितना है, 4/3, ठीक है। और A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2। यहाँ पे हमने इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो दिया गया है वो है B1 का मान 2 है और B2 का मान 3 है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे C1 का मान -8 है और C2 का मान -12 है, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में आप देखेंगे कि पहले इसको आप सरल करेंगे, इस भाग को देखिए सरल आप कैसे करें कि ये 2 है, इस 2 को आप 2/1 मान सकते हैं। तो आपके पास क्या बन गया कि 4/3 में भाग देना है 2/1 का, ठीक है, कि 4/3 में आप 2/1 का भाग देंगे। और जब भाग देते हैं तो आप क्या करते हैं कि उन्हें इन राशियों को बदल के गुणा कर देते हैं, यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है, ये हो गया 3/4 में भाग देना है 2/1 का। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि 4/3 गुणा इन राशियों को पलट देंगे, यानी कि 1 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस 2 से जब इस 4 को काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और बटे कितना है, 3। तो आपके पास क्या आएगा जब इसे सरल करेंगे, तो जब आप इसे सरल करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए इसे, ये आ जाएगा 4/3 गुणा 2, यानी कि 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए ये भी कितना है,
2/3 के, और देखिए माइनस से जो माइनस कटेगा तो ये यानी कि या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, और माइनस से ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपके पास आया 2/3। समझ में आ गया कि तीनों ही A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो मान आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है। और वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कौन सी थी? फर्स्ट। तो इसके लिए क्या होगा? समीकरणों के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे? आसानी से आप बता सकते हैं कि इस कंडीशन में जो समीकरणों के युग्म होंगे वो संगत होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कंडीशंस आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको आगे भी क्वेश्चनों में ये काम आने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। यह आपको समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, यानी कि समीकरणों के जोड़े आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको कहा गया है कि इनका हल यानी कि इनका जो x और y का जो मान है वो ग्राफिक विधि से निकालिए, और उनकी प्रकृति भी बताइए कि उनकी प्रकृति कैसी होगी। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ये समझा है कि यदि कोई दो रैखिक समीकरण हैं, यानी कि अगर कोई दो समीकरण A1x प्लस B1 y प्लस C बराबर 0 है, और कोई दूसरी समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C1 और ये C2 बराबर 0 हो, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि जो अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के, तो इस कंडीशन में आप एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर तीनों बराबर हैं तो जो समीकरणें होंगी वो संगत होंगी कि असंगत होंगी। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब तीनों बराबर हों तो उस कंडीशन में वो क्या होंगी? संगत होंगी, ये आप जानते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा जो सेकंड नंबर था कि यदि तीनों के अनुपात जो हैं वो अगर अलग अलग हों, यानी कि इस तरह से A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, यानी कि अगर समीकरणों के जो A1 A2 B1 B2 C2 के C1 C2 के मान अगर इस तरह से दिए गए हों तो उस कंडीशन में भी उसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो आपको मैंने बताई थी कि उसमें यदि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 ये तो बराबर हो, लेकिन जो C है वो बराबर ना हो, C1 C2 जो है वो बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में जो समीकरणों का युग्म होगा वो कहलाता है असंगत। वो क्या कहलाता है? असंगत। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं कि हल की प्रकृति में आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो जो हल होगा वो संगत होगा या असंगत, और देखिए आपको इसमें एक चीज़ें और बतानी है, यानी कि क्या क्या ऐड करना है यहाँ पे। एक तो फर्स्ट नंबर पे कि आपको बताना है कि क्या उसके हल अनंत होंगे। दूसरा आपको बताना है क्या उसके जो हल आएंगे वो अद्वितीय आएंगे, यानी कि सिर्फ एक ही हल आएगा उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। और जो तीसरा है उस कंडीशन में आप बताएंगे कि उसका कोई हल विद्यमान नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं
होगा। समझे कि आपने ये संगत और असंगत को समझ लिया। आप इनसे ही आप ये शब्द भी निकाल सकेंगे आसानी से। देखिए कैसे, क्योंकि ये जो है वो दो सरल समीकरणें हैं। सरल समीकरणों का मतलब होता है, रेखिक समीकरणों का मतलब होता है कि यदि आप किसी ग्राफ पेपर पर किसी भी इनमें से किसी भी समीकरण का अगर एक रेखा खींचेंगे तो वो जो रेखा बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, यानी कि वो कोई कर्व यानी कि तिरछी या फिर इस तरह से नहीं बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जाएगी। ठीक है, तो ये जो सभी समीकरणें आपको दी गई हैं वो कैसी हैं? एक सरल रेखा की समीकरण है। किसकी है? सरल रेखा की समीकरणें हैं। तो अब हमें क्या समझना है कि भाई अनंत हल होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे तो वो कैसे होंगे, और कोई हल नहीं होगा तो वो कैसे होगा। तो देखिए, जब दो समीकरणों को एक ग्राफ पेपर पर, यानी कि ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, जब एक ग्राफ पेपर पर या ग्राफ पर हम उन दोनों समीकरणों को लेकर रेखाएं खींचेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोपित होंगी। समझे कि यहाँ पे जो फर्स्ट रेखा होगी वो भी और जो दूसरी रेखा होगी वो भी एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, यानी कि उनके मान जो होंगे वो अनंत होंगे, यानी कि वो बराबर एक दूसरे को छूते हुए इस तरह से चलेंगी ग्राफ पेपर पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये तीनों बराबर हों तो उसके हल तो संगत होंगे, लेकिन उसके हल कितने होंगे? अनंत होंगे। समझ गए? तो आप इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है आपकी इस समीकरण से तो कहेंगे संगत और अनंत हल होंगे। समझ में आ गया? ये जो फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी हो गई। एक तो संगत जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अनंत हल क्यों होंगे? क्योंकि जब इन दोनों समीकरणों से अगर हम एक ग्राफ पेपर पर सरल रेखाएं खींचते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगी, यानी कि वो एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से ही जाएगी। इसका मतलब कि जो हल होंगे वो उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हो गई ये। दूसरा देखिए, यदि कंडीशन इस तरह से बनती है कि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2, इस कंडीशन में आप जानते हैं कि संगत होंगे, वो युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। लेकिन जो उनके हल होंगे वो कैसे होंगे वो देखिए। यदि हम इस कंडीशन में किसी ग्राफ पर यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर उन सरल रेखाओं को खींचेंगे तो इस स्थिति में वो एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी कि किसी भी बिंदु पर सिर्फ एक ही बिंदु पर वो एक दूसरे को काटेंगी। हो सकता है कि वो यहाँ काटें या हो सकता है कि वो यहाँ काटें, यानी कि वो एक दूसरे को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करेंगी और जिस स्थान पर वो प्रतिच्छेदित करती हैं वो उसका हल होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा उस कंडीशन में जब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि हो सकता है कि ये ऐसे भी हो, तो इस कंडीशन में भी उसके हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। यानी कि आपको तो सिर्फ ये चीज़ देखनी है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसके हल अद्वितीय होंगे और संगत होगा, क्योंकि इन दोनों में ये जो चीज़ है वो इक्वल आती है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैंने आपको ये याद रखने के लिए बताया कि तीनों बराबर भी होंगे और तीनों नॉट इक्वल भी होंगे, तो दोनों संगत होते हैं। समझ में आ गया? इसका ग्राफ समझ में आ गया कि इसके संगत हल होंगे और अनंत हल होंगे। कैसे? इसके क्या होंगे कि संगत होंगे और अद्वितीय होंगे। क्या होंगे? संगत और अद्वितीय, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल होगा। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही हल होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई इससे। अब देखिए थर्ड
थर्ड नंबर पे आप इसे जानते हैं कि यदि ये तो बराबर है और ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में जो युग्म होगा वो असंगत होगा। लेकिन अब क्या वो अनंत हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, वो कैसे, उसे समझिए। देखिए, यदि इन दोनों सरल रेखाओं से यानी कि दो इन रैखिक समीकरणों से अगर किसी ग्राफ पर, अगर हम किसी ग्राफ पेपर पर, ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, यदि इस पर इन सरल रेखाओं को खींचेंगे अगर हम, तो वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएंगी, और जब समांतर आएंगी तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे से कहीं पर भी, एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, कहीं पर भी काटेंगी नहीं, तो उनका कोई हल नहीं आएगा। समझ गए? ये ऐसे भी हो सकती हैं या हो सकता है कि वो इस कंडीशन में भी हों कि वो ऐसे जा रही हों, लेकिन इस कंडीशन में जब होंगी तो उनके हल कभी नहीं आएंगे, यानी कि वो कोई हल नहीं देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब आपको इस तरह की कंडीशन दी गई हो तो आप कहेंगे कि हल की प्रकृति असंगत और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे ढंग से अब समझ में आ गया होगा कि अगर हमें हमसे पूछा जाए कि भाई इस कंडीशन में उसके हल की प्रकृति कैसी होगी, तो उस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होगा और वो असंगत हल होंगे। ठीक है, दूसरी होगा कि भाई उसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई उसका हल की प्रकृति कैसी होगी, अद्वितीय होगी और संगत हल होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके अनंत हल होंगे और जो युग्म होगा वो संगत होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करना शुरू करते हैं कि अब देखिए आसानी से आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे कि ये आपको दो समीकरणें दी गई हैं, इसे हम लिख लेंगे x + y बराबर 3 और दूसरी जो समीकरण है वो है 3x - 2y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को लिखने के बाद हम किसी भी एक चर राशि को एक तरफ रखेंगे, चाहे हम y को रख लें या हम x को रख लें। यानी कि हम उसे कैसे रख सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसे सिर्फ x को रखते हैं तो इसको हम पक्षांतरित कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 3, तो ऐसे कैसे, और ये y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कि हमें या तो y को इधर रख लेना है या x को इधर रख लेना है, बाकी राशियों को पक्षांतरित कर देना है। अब इससे क्या होगा कि इससे हमें एक टेबल बनानी है, एक तालिका बनानी है x और y के मानों की, यानी कि हम क्या बनाएंगे, x और y के मानों की एक तालिका यानी कि एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे x का मान रखेंगे और दूसरा बनाएंगे y का मान, इस तरह से एक टेबल, एक तालिका बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पे, हम ये अपने दिमाग से सोचेंगे कि हम यहाँ पे y का मान क्या कोई भी रखें तो x का मान क्या आएगा। देखिए यदि हम यहाँ पे x का मान, y का मान अगर हम 0 ले लेते हैं, अगर हम y का मान यहाँ 0 लेते हैं तो देखिए x का मान कितना आएगा, जब 0 ले लिया तो x बराबर कितना बच गया, 3। तो इसे क्या लिखेंगे कि जब हमने अगर x का मान, y का मान अगर हमने 0 लिया तो हमारे पास x का मान क्या आया, 3। कर लेंगे, ये कैलकुलेशन साधारण सी कैलकुलेशन है, आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे करके बताऊं कि यदि आपने यहाँ पे y की जगह 0 रख लिया तो ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना आया, 3। अब देखिए दूसरा क्या होगा कि यदि हम y के जगह 1 रख लें, y की जगह अगर हम 1 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा कि y में से इस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये तालिका बन गई। और यदि देखिए एक बार और करना चाहें हम कि यदि हम यहाँ पे y के जगह मान रखें 2, तो 3 में से जब 2 जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जब y का मान हमने 2 रखा तो x का मान कितना आया, 1 आया।
समझ में आ गया कि हम इस समीकरण से एक तालिका बनाएंगे और इस दूसरी समीकरण से भी एक टेबल बना लेंगे। देखिए इससे कैसे बनाएंगे कि या तो इसे हम यहाँ रखें या इसे रखें। तो देखिए ये तो माइनस की राशि है, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर जो रखेंगे वो पॉजिटिव राशि रखें, यानी कि धनात्मक रखें। तो अब इसका क्या करेंगे हम कि यहाँ पे इसे पक्षांतरित कर देंगे, तो हमारे पास 3x बच जाएगा। 3x बराबर यहाँ पे 4 था और ये -2y इधर जाएगा तो प्लस के 2y हो जाएंगे। अब देखिए हमें तो सिर्फ और सिर्फ x या y को रखना था, तो ये 3 गुणा में है तो हम इसका भी पक्षांतरण करेंगे, यानी कि ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास x का क्या मान आया, x का मान आया 4 प्लस 2y और ये जो है 3 इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो जो हमारी दूसरी तालिका बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए कि ऊपर तो हम रख लेते हैं x के मान और नीचे रख लेते हैं y के मान। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ 2 ही मान निकाल लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे हमें x का मान चाहिए तो हम यहाँ पे y का मान रखेंगे। देखिए मान ऐसा रखें हम कि पूरा मान आ जाए। यदि हम y का मान 0 रखते हैं, तो देखिए ये 0 हो जाएगा और 4/3x का मान आएगा। तो हम कोशिश ऐसा करें कि पूर्णांकों में आपका आंसर आए। यदि हम यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं, y का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 और 4 कितना होगा 6, 6 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने y बराबर 1 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 2 × 1 यानी कि 2, 2 + 2 यानी 4 और 2 + 4 यानी कि 6 और 6 में जब 3 का भाग देंगे तो 2, यानी कि x का मान तो हमारे पास 2 आया इस टेबल में और y का मान कितना आया 1। अब एक बिंदु और निकाल लीजिए आप। यदि हम यहाँ पे देखिए 2 रखें तो 4 होगा, यदि हम इसका मान 2 रखें तो 4 होगा, लेकिन 4 और 4 8 होगा, तो 8 में जब 3 का भाग देंगे तो पूर्णांक को भी नहीं आएगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे 3 रखें तो भी नहीं आएगा 4, तो हम देखिए माइनस में मान रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माइनस में मान रख लेते हैं। यदि हम इसका मान -2 रख लें, यदि देखिए हम अगर 4 + 2 और -2 रख लें तो देखिए इसका मान कितना आएगा, इसको उससे गुणा करेंगे तो -4 हो जाएंगे और ये +4 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा और 0 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो देखिए जब हमने y का मान -2 रखा, तो x का मान आपके पास कितना आया 0। ठीक है, ये टेबल बना ली हमने 2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ पेपर पर इनको अंकित कर देना है। x की जगह 3 और y की जगह 0 लेके, x की जगह 2 और y 1 लेके। तो देखिए हम ग्राफ पेपर पर इसे नोट करते हैं कि माना कि ये एक आपको ग्राफ पेपर दिया गया है। ठीक है, ये एक कोई ग्राफ पेपर है। यह अक्ष कौन सा होता है, x अक्ष होता है, और ये कौन सा होता है y अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष। ठीक है, ग्राफ पेपर में देखिए आप देखेंगे ग्राफ पेपर में आपको ये ऐसे बड़ी बड़ी लाइनें यानी कि बॉक्स या खाने बने हुए दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, दोनों साइड में ऐसे ही बॉक्स या खाने आपको बने हुए दिखाई देंगे, बराबर दूरी पर, समान दूरी पर वो आपको ऐसे दिखाई देंगे ग्राफ पेपर पर। तो आप क्या करेंगे कि उसमें पैमाना लिखेंगे, यानी कि पैमाने का मतलब होता है कि हम एक खाने यानी कि 1 सेंटीमीटर, इस खाने को क्या कहा जाता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। इधर से x का मान क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, इसी तरीके से
आप इधर देखेंगे तो जो y का मान जो ऊपर की तरफ होता है वो धनात्मक होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। और इसी तरीके से जो ग्राफ पेपर में नीचे वाला जो y का मान चलेगा वो -1, -2, -3, -4 और -5। ये आपके पास एक ग्राफ पेपर तैयार हो गया। तो देखिए आप क्या करेंगे कि वहाँ पे एक तो पैमाना लिखेंगे सबसे पहले तो, कि भाई आपने ये जो इकाइयाँ ली हैं 1, 2, 3 ये किस रूप में ली है। तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केल यानी कि जो पैमाना होता है उसे लिखेंगे। ग्राफ पेपर के किसी भी एक तरफ आप उसे लिखेंगे कि पैमाना हमने जो लिया है वो कैसे लिया है कि 1 सेंटीमीटर, वो जो बॉक्स होता है उसकी जो चौड़ाई कही जाती है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी कि एक एक बढ़ रहे हैं हम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो उसे का जो पैमाना हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। या फिर शुद्ध इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक बड़ा खाना बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है, कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये आपने उसका पैमाना वहाँ लिख देना है। अब आपको सिर्फ ये मान यहाँ पे रखने हैं। तो देखिए हम ये मान यहाँ पे रख लेते हैं कि जो x का मान है 3 और y का मान 0। x का मान तो 3 और y का मान 0, यानी कि यहाँ पे x का मान 3 होगा और y का मान इस पे प्रत्येक इस अक्ष पर उसका मान 0 होता है। इसका मतलब कि हमें कहाँ लेना होगा, इस बिंदु पर। इसे आप ऐसे गोला कर दीजिए और इसे आप जो आपका जो पॉइंट बना है 3, 0, यानी कि पहले तो हम x लिखेंगे और फिर लिखेंगे 0, इसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या था, x का मान तो 2 और y का मान 1, यानी कि x का जो मान है वो तो 2 है और जो y का मान है वो आपका है 1, यानी कि वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये तो 2 हो गया और ये आ गया 1, यानी कि यहाँ पे ये दोनों बिंदु जहाँ पे मिलेंगे वो उस बिंदु को हम इसे डिनोट कर देंगे। और 2 और 1 जो इसके बिंदु होंगे वो क्या होंगे, 2 और 1। समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन मानों को आप पे उन बिंदु पे आपको रखना है, जैसे कि हमने निर्देशांक ज्योमेट्री में बिंदु लिखे थे वही, ठीक है। पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का। अब देखिए इन दो बिंदुओं से जब आप स्केल से एक रेखा खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये रेखा ऐसे सीधी जाएगी। ये रेखा एक बार ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी। समझ में आ गया कि आपको उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। और ये जो रेखा हमने बनाई थी ये कौन सी बनाई हमने, x + y बराबर 3 की। तो इसे यहाँ पे आप लिख दें कि ये जो रेखा है वो कौन सी है, x + y बराबर 3। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी जो रेखा हमने जो दूसरी जो रेखा थी, यानी कि दूसरा जो हमें रैखिक समीकरण दिया गया है उसकी रेखा सरल रेखा कैसी बनेगी। x का मान तो 2 है, y का मान 1 है। x का जो मान है वो मान तो दिया गया है 2 और y का मान 1। x का मान 2 और y का मान 1, यानी कि यही दिया है, यानी कि यही बिंदु हमारा आ गया। x की जगह 2 है और y का मान 1 है, यानी कि सेम वही 2 और 1, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि x का मान तो 0 और y का मान -2, यानी कि y का मान -2 कहाँ है, यहाँ पे y का मान -2 यहाँ पे है और x का मान इसके प्रत्येक बिंदु पे 0 होगा। तो यानी कि x का मान तो 0 और y का मान 2 इस बिंदु पे होगा। इसे क्या लिखेंगे हम, 0 और -2, 0 और -2 ये बिंदु होगा। अब क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से, यानी कि जो आपके पास स्केल होता है उससे हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे। तो देखिए ये रेखा इस तरह से जाएगी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधे। और ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि इसके जो हल हैं वो इस बिंदु के हल होंगे। ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वही इसके हल होंगे और इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी कि इसके अलावा वो कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो इस बिंदु पे उसके हल होंगे। अभी इसे आप चेक कर लेंगे कि देखिए ग्राफ पेपर में ये तो आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1, यानी कि जो x का जो मान है वो तो कितना है 2 और जो y का मान है वो कितना आ रहा है 1। तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि ग्राफ पेपर पर
और इसको समीकरण का नाम भी दे देंगे, जो समीकरण आपने यहाँ पे लिखी है कि इसे 3x और माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये काम हमने ग्राफ पेपर पे कर दिया है। अब वहाँ पे आप लिख देंगे कि भाई इन समीकरणों से ग्राफ पेपर पर सरल रेखाएं खींचने पर वो एक दूसरे को इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, x का मान तो कितना है यहाँ पे 2 और y का मान कितना है 1, यानी कि x का मान जो आया इन समीकरणों से क्या आएगा, x बराबर तो आया हमारा 2 और जो y बराबर आया वो मान आया 1 कि प्रतिच्छेद करने पर इस बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि 2 और 1 पर। यही इसके आंसर हो जाएंगे। और हल कैसे होंगे इस कंडीशन में, जब मैंने आपको बताया था कि जब एक दूसरे को एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये उसकी प्रकृति होगी। ठीक है, समझ में आ गया आसानी से, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, आप सिर्फ अगर उन्हें समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही आसान और इजी हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका एक क्वेश्चन हम कोई और कर लेते हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन आप करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं हम। अब देखिए हमें इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, फिर आप आसानी से इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसका तरीका कि वही हम समीकरण पहले लिख लेंगे कि क्या दिया गया आपको कि x + y बराबर 5 और जो दूसरी समीकरण दी गई है वो है 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम या तो x का मान रख लें या y का। तो देखिए पहले हमने x का लिया था, अब यहाँ पे हम y ले लेते हैं। तो अगर हम y को इधर रखें तो x इधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर 5 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x। देखिए आप जो चाहें वो ले सकते हैं, चाहे x को सेफ रख लें या y को सेफ रख लें। ठीक है, अगर दोनों एक प्लस और एक माइनस का है तो कोशिश करें कि प्लस वाला रख लें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो हमने इसे यहाँ रख लिया। अब अगला काम क्या होगा कि हम एक इससे टेबल बनाएंगे, यानी कि एक तालिका बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल जो तालिका या जो टेबल बनती है वो बिल्कुल साधारण तरीके से आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन से बन जाती है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसमें ग्राफ दे दिया जाएगा और आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो पेपर पे करेंगे, और जो आप रेखा खींचेंगे, जो सरल रेखा खींचेंगे तो वो कहाँ पे, उस ग्राफ पे बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं x और यहाँ पे हमने लिख लिया y। अब देखिए इसके दो मान निकाल लेते हैं सिर्फ कि देखिए यदि हम यहाँ पे x का मान 0 रख दें, यदि हम यहाँ पे x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 5। ठीक है, यदि हम x का मान 3 रख लें, यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखिए यदि हम x का मान यहाँ पे रख लेते हैं 2 तो y का मान हमारे पास कितना बचेगा, 3। समझ रहे हैं ना आप इसको। देखिए समझ, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि हमने यहाँ पे x का मान 0 रखा तो 5 में से 0 जाएगा तो y का मान कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यदि हमने y का मान जो मर्जी आप रखें, लेकिन तो कोशिश करेंगे पूर्णांकों में आए। तो हमने जब y का मान, x का मान 2 रखा तो हमारे पास y का मान जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो y का मान 3 आएगा। टेबल बन गई है। अब इसी तरीके से इसकी बना लेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। जैसे कि 2 का भाग तीनों में जा रहा है तो आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + y बराबर 5। ये दोनों समीकरणें सेम होंगी। ठीक है, अगर आप इसे ऐसा करेंगे तो देखिए क्या करेंगे कि 2x को आप यहाँ पे रख लेंगे, या मान लीजिए आपने 2y को यहाँ रख लिया, और फिर क्या करेंगे कि फिर आप इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 10 - 2x बचेगा, 10
2x बचेगा, फिर आप इसका भाग देंगे तो वही बात है कि कैलकुलेशन आपकी ये बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जब आप तीनों इसमें कॉमन आ रहा है यानी कि 2 इसमें कॉमन आ रहा है, या तो आप क्या करेंगे कि 2 का भाग इन तीनों में जब राशियों में जा रहा है तो दे देंगे, तीनों में भाग देने पे ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ y माना है तो आप यहाँ पे x भी मान सकते हो, y भी, दोनों ही सेफ रख, दोनों में से जो मर्जी सेफ रख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने जिसको सेफ लिया है उसको वहाँ पे भी सेफ लेना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने y को सेफ कर लिया, तो यहाँ पे भी देखिए हम y को कर लेते हैं, चाहे तो आप x को भी सेफ रख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और माइनस, देखिए जो x है वो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस x में बदल जाएगा। अब इसकी हम दूसरी टेबल बना लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने इस पहली वाली बनाई है कि यहाँ पे तो x का मान रखेंगे और यहाँ पे y का मान रखेंगे। ठीक है, x के लिए देखिए यदि हम x का मान यहाँ पे 0 लेते हैं तो वही y का मान कितना आता है 5 आता है, यानी कि सेम मान आ रहे हैं। यदि हम देखिए x का मान 0 लें, x का मान अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो y का मान कितना आता है 5 आता है। दूसरा देखिए यहाँ पे हमने 2 लिया था, यदि हम y का मान 3 ले, x का मान 3 लें तो x 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, y का मान कितना आएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए एक बिंदु अगर हम और लेके देखें कि यदि हमने x का मान यहाँ पे 2 ही लिया होता, यदि x का मान हमने 2 ही लिया होता तो y का मान हमारा कितना आता, 2 माइनस करने पे 3 आता। तो आप देखिए एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जब दोनों के मान बराबर आ रहे हैं इसका मतलब कि जो रेखा बनेगी ग्राफ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बनने वाली है। समझ रहे हैं आप कि जब x y के मान सेम चल रहे हैं यानी कि 0 5 है, यहाँ पे भी 0 5 है, 2 3 यहाँ पे भी है तो 2 3 यहाँ पे भी आएगा, और यदि हम यहाँ पे भी x का मान 3 लेते तो y का मान 2 ही आता। तो इसका मतलब कि जो रेखा बनेगी ग्राफ में वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बनेगी, और उस कंडीशन में उसके क्या होंगे, मैंने आपको बताया था कि जब अगर 2 रेखाएं एक दूसरे पर बराबर चल रही हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे अनंत हल होंगे, ये उसकी प्रकृति की हल की प्रकृति हो जाएगी। देखिए हम ग्राफ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाए। बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बातें या कुछ बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कि देखिए ये हो गया x अक्ष, ये आपको ग्राफ दे दिया गया है, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, यहाँ होता है मूल बिंदु, यानी कि यहाँ पे x और y के मान हमेशा 0 होते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उसमें पैमाना ले लेंगे। पैमाना वही लेंगे कि 1 इकाई बराबर, कि आप कोशिश करिए कि ऐसे चलिए उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने अंक लिखिए जितने आपको ज़रूरत होती है। वहाँ पे जनरली 5 की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे 5 6 तक अंक लिख लीजिएगा, 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ मिल गया है। वहाँ पे आप इकाई पैमाना रखेंगे, पैमाना आप यहाँ पे लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए। तो जैसे कि जो स्केल बनाएंगे वो क्या होगा कि पैमाना बराबर, यानी कि जो स्केल हमने लिया है ग्राफ पे वो क्या लिया है कि पैमाना हम ले लेते हैं कि एक जो बॉक्स होता है यानी कि जो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चल रहा है। यहाँ पे धनात्मक होता है y का मान, यानी कि 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आप ग्राफ में लिख लेंगे। और ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पैमाना हमने माना है कि भाई जो एक बड़ा खाना या फिर आप उसे कहेंगे 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, इसे 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने पैमाने में माना है, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप 1 1 1 चल रहे हैं। चाहे तो आप 2 2 से भी चल सकते हैं, तो वहाँ लिखेंगे कि भाई 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने माना है। ठीक है, समझ गए। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है कि 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये आपको पैमाना उसमें लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ये रेखा आई है उसे उस पर अंकित कर देंगे कि x का मान 0 लेंगे, y का मान 5 लेंगे।
x का मान देखिए 0 ले लिया हमने और y का मान 5 लिया है, धनात्मक है, यानी कि वो यहाँ पे आएगा। x का मान तो इस पे 0 रहता है और y का मान हमें 5, तो इस बिंदु को देखिए लिख दीजिए कि x का मान, तो पहले x का मान लिखते हैं 0 और उसके बाद y का मान यानी कि 5। ठीक है, वहाँ बिंदु लगा के और आप ऐसे गोला बना दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा देखिए 2 और 3, x का मान तो 2 है और y का मान 3 है, यानी कि वो आएगा यहाँ पे, x का मान यहाँ आ गया और y का मान ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसे भी हमने ऐसे गोला बना दिया और इस बिंदु को भी लिख दिया 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, ये तो हो गई एक रेखा, यानी कि हम इस रेखा को अगर स्केल से खींचेंगे तो ये रेखा बिल्कुल सीधे ऐसे जाएगी। अब यदि देखिए दूसरी जो आपको समीकरण दी गई है उससे देखिए, वही x का मान 0,5 है, तो x का मान 0,5 तो यहीं पे होगा, यानी कि ये बिंदु ही 0,5 होगा। y के लिए भी दूसरी जो रेखा उसके लिए भी 0,5 होगा, यानी कि x का मान तो 0 है, y का मान 5 है। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 3 और 2 रखा था, 3 और 2 यानी कि x का मान तो 3 और y का मान कितना 2, यानी कि ये कहाँ जाके मिलेगा, ये देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि इस बिंदु पे जाके मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसी रेखा पे जाके मिल रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे 3, x की जगह 3 और y की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हम रेखा खींचते यहाँ से तो उसी बिंदु पे रेखा खींचती, और हमने एक चेक करने के लिए लिया था 2 और 3, तो इसका मतलब कि 2 और 3 तो वही है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों से जो दोनों सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही अध्यारोपित हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं। और जब वो एक दूसरे को ढके हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उसके जो हल होंगे वो मैंने आपको बताए थे कि हल की प्रकृति क्या होगी, अनंत होगी, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसे लिख दीजिए कि जो प्रकृति लिखेंगे आप उसकी, कि हमने जब इसका ये काम करने के बाद में दोनों रेखाओं को आपस में ग्राफ पेपर पर खींचा तो वो एक दूसरे से ढक रही हैं, यानी कि कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। इसलिए इस कंडीशन में इसके अनंत हल होंगे, और यही आपको इस क्वेश्चन में करना था, यही आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने x और y के मान समीकरणों को हल करके नहीं निकाले हैं, हमने यहाँ पे ग्राफ से निकाले हैं, और यही हमें कहा गया था कि भाई ग्राफिक विधि से आप इसके हल निकालिए। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 था उसके 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से वो क्वेश्चंस समझ आ गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके 2nd और 4th बचे हैं आप सेम ऐसे ही कर लेंगे, उन समीकरणों को लिखेंगे, उनसे x और y के मानों की तालिका बना लेंगे और ग्राफ पेपर पर आप उन्हें अंकित करेंगे। तो जो रेखाएँ होंगी वो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या एक दूसरे पे अध्यारोपित होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर वो एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं, यानी कि या फिर वो एक दूसरे के इस तरह से समांतर भी जाएंगी, एक रेखा उधर जाएगी एक रेखा इधर जाएगी, तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर, यानी कि वो कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 4th। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट्स हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि निम्न से रैखिक समीकरणों के युग्म को, जो आपको समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, ये जोड़े आपको दिए गए हैं, उन्हें आलेखीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें उनका जो x और y का मान चाहिए वो हम आलेखीय विधि से निकालेंगे, और जो आलेखीय विधि होती है वो वही ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको एग्जाम में आलेखीय विधि लिख दे या ग्राफीय विधि लिखे तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हमें x और y के मान आलेखीय विधि से निकालने हैं, तथा इसमें क्या चेंज किया है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को
काटती हैं। यानी कि जो सेकंड बात इसमें जोड़ी गई है वो ये है कि भाई अगर आप एक ग्राफ पेपर पर इसका कोई मान हल निकाल लेते हैं, उसके बाद आप उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि मान लीजिए कोई दो समीकरणों के द्वारा इस तरह से कोई रेखाएं खींची है, तो आपको उसमें क्या करना है कि जो y अक्ष है, इसमें y अक्ष कहा गया है कि y अक्ष को ये रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि कहाँ पे काट रही हैं, इसके बिंदु आपको उस क्वेश्चन में लिखने हैं कि भाई ये जो रेखा है फर्स्ट वाली, यानी कि ये समीकरण मान लीजिए कि ये समीकरण उसे इस बिंदु पर काट रही है जहाँ x का मान ये है और y का मान ये है। बस वहाँ पे आपको इतना काम करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है कि हल की प्रकृति कैसी होगी, अद्वितीय होगी, अनंत होगी या कोई हल विद्यमान नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जहाँ पे वो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं y अक्ष को, उसके निर्देशांक बिंदु आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसे सेम वैसे ही जैसे कि पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे। फर्स्ट हम लिखेंगे दोनों समीकरणों को कि 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 एक समीकरण दिया गया है। दूसरा दिया गया है 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमें इसमें से या तो x का मान रखना है या y का मान, बाकी को दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस में है तो हम पॉजिटिव यानी राशि को रख लेते हैं, ये होगा 2x, और जब इसे हम पक्षांतरित करेंगे तो जो 5y माइनस है वो हो जाएगा प्लस y, यानी कि 5y प्लस रहेगा, और जो प्लस 4 है ये यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा जब दूसरे पक्ष में जाएगा। तो इतना समझ में आ गया सभी को। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ x का मान रखना है, तो 2 को भी ट्रांसफर करेंगे, तो यानी कि x बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5y माइनस 4 बटे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक टेबल बनानी है जिसमें x और y के दो मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हम जब ग्राफ में सरल रेखा खींचेंगे तो मिनिमम 2 पॉइंट तो हमें हमारे पास होने ही चाहिए ताकि सीधी रेखा खींची जा सके, x और y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर y का मान 0 लेते हैं, यदि हम y का मान 0 लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे -4 बचेगा। -4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार जाएगा, और ये -2, यानी कि x का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम y का मान 1 लेते हैं तो 5 और -4 यानी 1/2 आता है। तो कोशिश करते हैं कि हम पूर्णांकों में मान आ जाए। यदि 2 से गुणा करें हम इसको, y का मान 2 लें तो ये 10 होगा, और 10 में से जब -4 करेंगे तो 6 होगा, यानी कि 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम y की जगह 2 रखते हैं, यानी कि y का मान जब हमने 2 लिया तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, और 10 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 3 होगा। देखिए ये एक साधारण सी कैलकुलेशन होती है जो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आसानी से आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को भी वैसे सोल्व कर लेंगे, यानी कि इस जो रैखिक समीकरण है इसे भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम रख लेते हैं, या देखिए हम यहाँ पे y भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इधर यहाँ जिस राशि को सेपरेट किया है उसी को इधर भी करें। यहाँ पे हम देखिए y को सेपरेट कर लेते हैं और x को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 8, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 8, और देखिए 2x जो है यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x। ठीक है, ये साधारण सी कैलकुलेशन है जो आपको 10th स्टैंडर्ड में आसानी से आनी चाहिए। अब देखिए हम सीधे हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, y का मान हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब कि इसे और सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमारी जो टेबल बनेगी वो हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से x और y के दो मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 8 आएगा। ठीक है, और यदि हम x का मान ज़्यादा रखें यानी कि 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 होगा, यानी कि x का मान यदि हमने 2 रखा तो y का मान कितना होगा, यानी 2 दूनी 4, और 8 में जब 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो y का मान आएगा 4। ठीक है, यदि हम x का मान 3 रखें, x का मान यदि हम 3 रखें तो यहाँ से 3 दूनी 6 होगा, 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, देखिए ये जो तालिकाएं बनेंगी ये सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग हो सकती हैं,
क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने x का मान या y का मान क्या लिया है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ से कंफर्म हो जाइए कि ये पॉइंट्स जो x और y के मान आएंगे तालिका में, टेबल में, वो आपके डिफरेंट भले ही हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी रेखा, जो रैखिक समीकरण की जो एक रेखा खींचेगी, वो आपकी बिल्कुल उसी पॉइंट पे मिलेगी जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक रेखा पे अनंत पॉइंट्स होते हैं। और हो सकता है किसी स्टूडेंट ने इस पॉइंट को हल किया है, किसी ने इसको किया है, या हो सकता है किसी ने इसको या किसी ने इसको, ठीक है। तो जो रेखा बनेगी वो आपकी बिल्कुल वही बनेगी जो बाकी सभी की बनने वाली है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके टेबल में x और y के मान डिफरेंट हैं तो, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आपको ग्राफ पेपर पर इनका जो मान है वो इंगित कर देना है। मान लीजिए कि ये कोई आपको ग्राफ पेपर दिया गया है, ये आपका x अक्ष होगा, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, और इसे x डैश लिखते हैं और इसे y डैश लिखते हैं। जिधर कि y के मान माइनस होंगे, इधर x के मान माइनस होंगे, और ये होता है मूल बिंदु जहाँ पे कि x और y दोनों के मान शून्य यानी कि 0 होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ग्राफ पेपर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपके पास एक एक इकाई में एक बड़ी रेखा आपको खींची हुई दिखाई देगी। तो उनके बीच में एक सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ में रेडी मिलेगा, आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ आपको तो पैमाना लेना है और आपको जो आपके पॉइंट्स x और y के आए हैं वहाँ पे उन्हें रख देना है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे एक अपना ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखिए पॉइंट्स जो यहाँ पे x के मान होते हैं वो यहाँ पे कैसे होते हैं, धनात्मक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से चलेंगे। इसी तरीके से जो ऊपर जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसमें पैमाना लेना है। तो देखिए हम पैमाना ले लेंगे, यानी कि स्केल जो होगा इसका वो क्या होगा कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 इकाई ले रहे हैं, क्योंकि हम 1 1 1 करके बढ़ रहे हैं सभी कहीं पे। तो हम 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस होती है उसमें वो 1 सेंटीमीटर होती है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना लिख देंगे, ठीक है। इसे आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को इसे एक बड़ा खाना भी कहा जा सकता है। 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका पैमाना हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको ये पॉइंट्स वहाँ पे लिखने हैं और एक सरल रेखा, सीधी रेखा दोनों समीकरणों से खींच देनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान -2 है, यानी कि x का मान -2 हो गया, और y का मान 0 यानी कि y का मान 0 इस पर, सॉरी x का मान तो यहाँ पे है -2 यानी कि यहाँ पे आएगा, x का मान -2 यहाँ पे आएगा, और y का मान 0 है, तो इस x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 आता है। इस बिंदु को इस तरह से लिखेंगे और वहाँ पे एक गोला बना देंगे ताकि ये आपको समझने में और देखने में सहूलियत रहे। तो ये हो जाएगा -2 और 0, यानी कि x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु है, x का मान 3 और y का मान 2। x का मान जो है वो तो है 3 और y का मान जो है वो है दिया गया है आपको 2, यानी कि वो लगभग यहाँ पे आएगा। ग्राफ में जब आप ये बिंदु डिनोट करेंगे तो आपके बिल्कुल जो स्केल से आप रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल जहाँ पे वो y अक्ष को जहाँ छुएगी वो ही आपका वहाँ पे निर्देशांक बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो देखिए हम इस बिंदु को मिलाते हैं, स्केल के द्वारा जब आप ये रेखा खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये एक सीधी रेखा इस तरह से खींच जाएगी जब आप स्केल से खींचेंगे तो, और इस पे आप इस समीकरण का नाम दे देंगे। फर्स्ट समीकरण थी हमारी 2x - 5y और +4
इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पॉइंट था 3 और 2 इसे लिखेंगे, ये हो गया। आप देखिए दूसरी जो आपकी जो रैखिक समीकरण है उसके मान रखेंगे यहाँ पे, x का मान 2 है, y का मान 4 है। x का मान 2 है और y का मान 4, यानी कि ये लगभग यहाँ पे आएगा, आपका जो मान आएगा वो लगभग यहाँ पे आएगा। तो इसे लिखेंगे हम 2 और 4, यानी x का मान पहले लिखेंगे और फिर y का मान यानी कि 4। ठीक है, अब अगला देखिए 3 और 2, यानी x का मान तो 3 आ रहा है और जो y का मान है वो 2, यानी कि यहीं पे आ जाएगा। x का मान 3 और y का मान यानी इसी बिंदु पे आएगा। तो देखिए ये जो बिंदु होगा वो इस दूसरी जो आपकी जो रैखिक समीकरण है उसके लिए जो दूसरा बिंदु आ रहा है वो अपना 3 और 2 ही आ रहा है, यानी कि वो 3 और 2 पे ही होगा। इसका मतलब कि जब आप ये रेखा खींचेंगे, जब इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेंगे और ये रेखा एक सीधी ऐसे जाएगी, ये रेखा एक सीधी ऐसे जाएगी, ऊपर से इस तरह से आएगी। ठीक है, तो जब आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी आपकी रेखा आ जाएगी और आप देखेंगे कि ये जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं वो ही उसके हल होते हैं। जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं वो उसके हल होंगे, यानी कि x का मान तो 3 होगा और y का मान 2 होगा। और यहाँ पे देखिए आप उस समीकरण को लिख सकते हैं कि आपको दिया गया है 2x + y - 8 = 0। ठीक है, ये जो रेखा खींच रही है यहाँ पे या जो रेखा सीधे जा रही है उसका समीकरण होगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो काम आपने पहले किया था वही आपने यहाँ पे कर दिया और अब आपने बता दिया कि समीकरण x जो फर्स्ट जो आपके समीकरण है और सेकंड से जो x का जो मान आया, x का जो मान आया वहाँ पे आ गया 3 और y का जो मान आया वो आया 2। और आप उसे लिख भी सकते हैं कि जब समीकरण फर्स्ट, रैखिक समीकरण फर्स्ट और रैखिक समीकरण सेकंड से जब हमने ग्राफ पर जो रेखा पर खींची तो वो दोनों रेखाएं आप एक दूसरे को इस पॉइंट पर यानी कि 3 और 2 इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब कि x बराबर तो होगा 3 और y बराबर होगा 2। ठीक है, ये लाइन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन काम देखिए क्या कहा गया है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काट रही हैं। यानी कि इन समीकरणों से जो रेखाएं निरूपित की हैं हमने, जो रेखाएं खींची हैं, तो वो रेखा y अक्ष को कहाँ पे काट रही है। मान लीजिए कि ये रेखा यहाँ पे काट रही है और ये रेखा आपको यहाँ पे काट रही है, तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आलेखीय विधि से इसे हल करना है, तो आप सीधे सीधे इसके मान लिख सकते हैं कि y अक्ष पर ये जो है देखिए यहाँ पे x का जो मान होगा, y अक्ष पर x का जो मान होगा, यानी कि हमें यहाँ पे x और y के मान लिखने हैं। निर्देशांक का मतलब x और y के मान लिखने हैं। तो x का मान तो यहाँ पे क्या होगा 0, x का मान कितना होगा 0 और y का मान देखिए यहाँ पे जब आप खींचेंगे तो सीधा यहीं पे जाएगा, यानी कि 8 पे आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया 0 और 8 निर्देशांक। इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 0.8। और जब इस रेखा, ये जो रेखा खींची सीधी, तो वो जहाँ पे मिल रही है तो देखिए आप ये 1 से थोड़ा नीचे आएगी और जब आप उन्हें काउंट करेंगे, जब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका ये जो पॉइंट मिलेगा आपके लिए x के लिए तो वो 0 रहेगा, x के लिए तो 0 रहेगा और y के लिए 0.8 हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 मिली सेंटीमीटर कम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जब आप वो रेखाएं स्केल से बिल्कुल सीधे खींचेंगे और यदि आपने क्वेश्चन सही किया है तो जहाँ पे y अक्ष मिल रहा है वहाँ पे आपको उसके पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि निर्देशांक बिंदु होंगे। तो आप कह सकते हैं चूँकि इसलिए y अक्ष पर इस रेखा के निर्देशांक यानी कि 2x - 5y और +4 बराबर 0 अक्ष पर इस रैखिक समीकरण द्वारा खींची गई जो रेखा है, रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित की गई रेखा द्वारा y अक्ष पर
जो निर्देशांक बिंदु होगा वो क्या होगा, निर्देशांक बिंदु क्या होगा, वही होगा 0 और 8। ठीक है। और इसी तरीके से आप दूसरी लाइन लिखेंगे कि y अक्ष पर जो दूसरा जो समीकरण है इसके द्वारा निरूपित गई जो रेखा है उसके जो निर्देशांक बिंदु हैं वो होंगे 0, x का मान तो 0 आएगा, सीधी सी बात है, और दूसरा जो होगा वो 1 से थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि 0.08, x का मान तो 0 होगा और y का मान 0.8 आएगा। ठीक है, ये आप लिख देंगे। समझ में आ गया? सिर्फ इतना काम आपको इसमें करना है। देखिए सीधे सीधे या तो आप यहाँ पे, और इनको अगर आप चाहें तो देखिए नाम भी दे सकते हैं इन पॉइंटों को, यानी कि ए, इस पॉइंट को आप बी नाम दे सकते हैं, इसको सी दे सकते हैं, इसे डी दिया जा सकता है, इसे ई दिया जा सकता है, तो आप उनको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, काम सिर्फ उतना ही करना है जितना कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये आपको वाई अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है, उसके निर्देशांक आपको इसमें लिखने थे बस। ठीक है, और अगर आपको चाहें तो आप इन्हें सीधे सीधे वैसे भी कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए जब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो आप सीधे इसी तरीके से क्वेश्चन को लिख दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपके नंबर उसमें काटेगा, क्योंकि जब आलेखीय विधि से आपने जब ग्राफ बनाया है, इसका मतलब कि ग्राफीय विधि से आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर आंसर आपका सही आता है तभी तो आपने ग्राफ ठीक किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको 2 समीकरणें दी गई हैं, रैखिक समीकरण है। 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। ठीक है, सेम वैसे के वैसे इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप स्वयं क्वेश्चनों को हल करना नहीं सीखेंगे या स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मैथ डिफ़िकल्ट बना रहेगा। तो देखिए जो काम हमने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम आपको वही काम इसमें करना है। आप यहाँ से किसी एक को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि देखिए अगर यहाँ से हम सेपरेट करें तो इसे कर लेंगे, ये इधर पक्षांतरित हो जाएगा, x का मान चाहिए तो 3 उसके भाग में चला जाएगा। सेम ऐसे ही इसे भी सोल्व कर लेंगे, इसे पक्षांतरित कर देंगे, x का मान, वहाँ पे x और y से 2 टेबल बना लेंगे। उन टेबल से हम क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर जो बिंदु x और y के मान जाएंगे उन्हें हम वहाँ पे इंगित करेंगे, वहाँ पे नोट कर देंगे, और फिर वहाँ से हम 2 रेखाएं खींच लेंगे। जो सरल रेखाएं जो खींचेंगी सीधी, और वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो उसका हल हो जाएगा। और जहाँ पे वो पूछा गया है कि y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहे हैं, तो जहाँ पे वो रेखाएं उस y अक्ष को काट रही होंगी उस बिंदु के आप वहाँ पे निर्देशांक लिख देंगे जहाँ पे कि वो रेखाएं उसको काट रही होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा, आसानी से आप कर सकेंगे यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा है और समझा है तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पहला काम तो वही करना है जो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है आपने, कि आलेखीय विधि से इन समीकरणों के हल निकालने हैं, यानी कि x और y के मान निकालने हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो y अक्ष है, y अक्ष और जो इन युग्म द्वारा, यानी कि इन जो रैखिक समीकरणों से जो हम निरूपित रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं खींचेंगे उन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे उन शीर्षों के निर्देशांक हमें लिखने हैं, निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम, कि दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म, हमें ये 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। पहला है 4x - 5y = 20। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है वो है 3x + 5y = 15। तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे इसमें
कि हम किसी भी एक राशि को, चर राशि को x या y को सेपरेट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे देखिए 4x को सेपरेट कर लेते हैं, सॉरी x को करेंगे हम, x बराबर 20 और y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो इस 4 को भी इधर पक्षांतरित कर देंगे तो हमारे पास देखिए x का जो मान आएगा वो आएगा 20 प्लस 5y बटे ये 4 इधर चला जाएगा, यानी कि ये 4। अब हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे, यानी कि एक तालिका बना लेते हैं जहाँ x और y के हमें दो दो मान निकालने हैं, यानी कि x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 20 में जब हम 4 का भाग देंगे, 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे कि यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखिए 25 होगा, 25 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, तो कोशिश करें कि हमारे पास मान पूर्णांकों में आए, चाहे माइनस या प्लस में आ सकता है लेकिन पूर्णांकों में हो। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम -4 रखें तो अगर y का मान -4 रखेंगे तो -4 को जब +4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 20 होंगे। ठीक है, यानी कि ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा 0। 0 में जब 4 का भाग देंगे हम तो हमारे पास 0 आएगा। तो समझ गए, तो यहाँ पे जब हमने y का मान -4 लिया तो हमारे पास x का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक तालिका, एक टेबल बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 3x को रख लेते हैं, इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, पक्षांतरित करेंगे तो 3x बराबर 15 यहाँ पे था और इसे जब यहाँ पे ले गए तो ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी कि -5y। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो देखिए हम यहाँ पे सिर्फ x को रखेंगे, इस 3 को भी पक्षांतरित करेंगे, ये यहाँ पे गुणा में है यानी कि आपस में गुणा है तो इस राशि में भाग में चला जाएगा, 15 - 5y बटे 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी एक टेबल बना लेंगे x और y की, जिसमें कि हमें दो मान निकालने हैं x और y के, ये x और ये y। देखिए अब हमें क्या करेंगे कि y का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखें, y का मान फिर अगर 0 रखें यहाँ पे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 0 होने के बाद 15 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 × 15 यानी कि हमारे पास x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पे y का मान 1 रखें या y का मान 3 रखते हैं, हम यहाँ पे y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, यानी कि y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 15 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो 0 और 0 में जब 3 का भाग देंगे तो 0। तो ये हमारे पास इसके x और y के मान आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर में आपको ये जो आपने तालिका से x और y के मान निकाले हैं उन मानों को आपको यहाँ पे इंगित करना है, यानी कि वहाँ पे लिखना है। आप जानते हैं कि ये जो होता है वो x अक्ष होता है और ये जो होता है वो y अक्ष होता है। ये मूल बिंदु होता है जहाँ पे x और y के मान बराबर होते हैं, यानी कि 0, 0 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसे x डैश लिखेंगे, यानी कि ये होता है जहाँ पे कि x के मान माइनस में होंगे, ये यहाँ पे y के मान माइनस में होंगे, इसे y डैश लिखेंगे। ठीक है, इसे y डैश लिखेंगे। समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें कि देखिए जब आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो उसमें आपको बड़ी बड़ी 1-1 सेंटीमीटर पे बड़ी बड़ी रेखाएं दिखाई देंगी, यानी कि इस तरह से ये सभी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्राफ आपको एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा, आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पैमाना लेना है और आपको अपने जो ये मान आपने x और y के निकाले हैं उन्हें यहाँ पे इंगित करना है, यानी कि नोट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मान होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे। इधर ये -1 -2 -3 -4 -5
-6 इस तरह से चलेंगे। ऊपर की तरफ धनात्मक होंगे y के मान, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेंगे। और नीचे माइनस होगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आपको ग्राफ मिलेगा। उसमें आपको ये इस तरह से एक एक इकाई, यानी कि एक एक सेंटीमीटर पर आप वो 1 इकाई या 2 इकाई ले सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। आप क्या करेंगे कि आप पैमाना लेंगे, पैमाना आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप यहाँ पे पैमाना लेंगे कि भाई हमने यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 ये लिए हैं वो किस हिसाब से यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो उसे लिखेंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर। इस बॉक्स को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो इसकी दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो हमने क्या माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई लिखेंगे, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम एक बड़ा खाना लिख सकते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर, जो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। दोनों में ही ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आपको ये रेखाएं खींच लेनी है x और y के जो मान हैं उनसे। तो देखिए यहाँ पे आपको x का मान दिया गया है 5, यानी कि x का मान यहाँ पे आएगा 5, और y का मान आपको दिया गया है 0। तो देखिए यहाँ पे तो y का मान +1 होता है और यहाँ पे -1। इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होता है। तो ये 0 और 5 जो आएगा, यानी y का मान 5, सॉरी x का मान 5 और y का मान 0, ये इस बिंदु पर आया, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या होगा, 0 और -4, यानी x का मान तो 0 चाहिए और y का मान -4, यानी y का मान -4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु को लिख देंगे हम 0 x का मान और y का मान -4, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए दूसरा, इसको आप मिला देंगे स्केल की सहायता से। आप इसे सीधे, बिल्कुल सीधे मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। स्केल की सहायता से इसे आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे इन बिंदुओं को। और ये जो रेखा है, जो रैखिक समीकरण है, कौन सी रैखिक समीकरण थी, फर्स्ट, यानी कि इस पे आप नाम लिख देंगे 4x - 5y = 20, ठीक है। ये आपने एक सीधी रेखा खींच दी यहाँ पे। और दूसरा देखिए, अब जो दूसरी आपकी जो रैखिक समीकरण है उससे जो रेखा खींचेगी वो कौन सी होगी, x का मान 5 है, यानी कि x का मान 5 यहाँ पे आएगा, y का मान 0, यानी कि जो फर्स्ट जो मान है वो सेम है, इसका मतलब कि यही होगा 5 और 0, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए x और y, x का मान 0 और y का मान 3, यानी कि y का मान 3 यहाँ पे है और x का मान यहाँ पे 0 होगा। तो इसे लिखेंगे 0 और 3, यानी x का मान तो यहाँ पे 0 है और y का मान 3 है, क्योंकि x का मान प्लस यहाँ होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे जो होता है वो 0 होता है। आप इसे सीधे सीधे याद रख लीजिए कि x अक्ष पर y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों, एक बिंदु आपका यहाँ पे आया, एक दोनों दूसरा बिंदु यहाँ पे आया, तो आप इन बिंदु को मिला देंगे ऐसे, और ये रेखा सीधे ऐसे जाएगी। ये जो इस समीकरण से जो बनने वाली सरल रेखा है वो ऐसे सीधे जाएगी, ठीक है। इस समीकरण पे भी लिख देंगे आप, कौन सी समीकरण थी ये, सेकंड समीकरण जो आपकी थी रैखिक समीकरण, 3x + 5y = 15, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमने आलेखीय विधि से ये क्वेश्चन कर लिया है यहाँ तक। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी कि मिलती हैं, वो बिंदु ही इसका हल होगा, इन समीकरणों का हल होगा, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा, x बराबर तो 5 और y बराबर 0। इसलिए आप लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड के जो
आलेखीय विधि से जब हमने हल निकाले तो वो 5 और 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x का मान तो जो होगा वो होगा 5 और जो y का मान होगा वो होगा 0। आप वहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा कि जब हमने x समीकरण, रेखिक समीकरण फर्स्ट और सेकंड से रेखाएं खींची या निरूपित की तो वो एक दूसरे को 5 और 0 बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए वहाँ पे x का मान जो होगा वो 5 होगा और y का मान 0 यानी कि 0 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट काम यहाँ तक हो गया। दूसरा कहा गया है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी कि ये y अक्ष हो गया और युग्म द्वारा जो निरूपित जो रेखाएं हैं उनसे निर्मित त्रिभुज, यानी कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बना, ये जो एक त्रिभुज बन गया, इसे आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है जो है A, B और C। ठीक है, तो हमें यहाँ पे A, B और C के निर्देशांक लिखने हैं, तो आप लिखेंगे, इसलिए y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष निम्न प्रकार होंगे। A बराबर तो होगा 0 और -4, B बराबर होगा 5 और 0 और C बराबर जो होगा, C बिंदु पर जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 3 होंगे। ठीक है, इन्हें लिखने से पहले आप ये लिख दीजिएगा कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निम्न प्रकार होंगे। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि जब हमने रेखिक समीकरण फर्स्ट और सेकंड को से रेखाएं खींची तो उनसे जो प्रतिच्छेदित बिंदु हुआ वो बिंदु 5 और 0 है, इसलिए x बराबर 5 होगा और y बराबर 0 होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, इसमें बिल्कुल आसान थे। मैंने जैसे तरीके से आपको बताया है कि बिल्कुल ही आपको दोनों समीकरणों को सरल करके x और y के जो मान हैं वो निकाल लेने हैं। आपको वहाँ से टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ पेपर में उनकी सीधी एक दो सरल रेखाएं खींचेंगी, जहाँ पे वो मिलते हैं वही उनके x के और y के मान हो जाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है कि भाई उनके जो हल की प्रकृति कैसी है, तो आप बता देंगे कि यदि वो एक दूसरे को काटती हैं तो अद्वितीय होगा, यदि वो समांतर जाती हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा, और यदि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं तो उनके हल अनंत होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि उन शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो आप सीधे सीधे उनके निर्देशांक बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि 4.1 के सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं। जो क्वेश्चंस बच गए हैं आप उनका अभ्यास करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको मैथ समझ में आने वाला नहीं है। तो आप क्वेश्चनों को सोल्व करिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।